जय श्री राम दोस्तों। और आप सभी को अन्नकूट पूजा और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का 12th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र के 11 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें दोस्तों मैंने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी दोस्तों 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। कोई भी दोस्त अगर चाहता है कि जो CTET की तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने CDP के 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है और साथ में दोस्तों मैंने हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षा शास्त्र के भी दोस्तों 11 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। आज के सेशन को मिला के हिंदी पेडागोजी के हिंदी शिक्षा शास्त्र के 12th पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। मैं साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, चाहे CDP की बात हो चाहे हिंदी पेडागोजी, दोनों सब्जेक्ट की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट दोस्तों आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। इसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें दोस्तों, ताकि आपके अंदर एक समझ डेवलप हो सके और बड़े ही आसानी से आप किसी भी प्रश्न को 2 से 3 मिनट में हल कर सकें उसे। और इन प्लेलिस्ट को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। इससे आपको एक प्रॉफिट और भी है। क्या है कि जैसे अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन होगा उसको भी आप बड़े आसानी से 10 मिनट के अंदर उसे आप 10 मिनट नहीं, सॉरी, 10 सेकंड के अंदर आप उसे बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि फैक्चुअल जो क्वेश्चन होता है, अगर आपको उसके बारे में अगर नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को तुरंत ही उसे आप टिक करके और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अगले क्वेश्चन की ओर आगे बड़े ही आसानी से अगले क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके, चाहे वो टेट की बात हो चाहे वो CTET की बात हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। चाहे फिर पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, इसमें दोस्तों मैंने, ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें अभी दोस्तों फ़िलहाल मैंने CDP और हिंदी पेडागोजी दोनों सब्जेक्ट के लिए दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो आप मेरे चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। तो अब दोस्तों हम अपना सेशन अब को आगे बढ़ाते हैं। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, जो ये सेशंस बना रहा हूँ दोस्तों, मात्र 15 से 25 मिनट की ड्यूरेशन का ही बना रहा हूँ, ताकि आपको दोस्तों क्या है, ना ज़्यादा मोबाइल के सामने बैठना पड़े और ना ही ज़्यादा आपको लैपटॉप के सामने बैठना पड़े। और साथ में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो जाए, ताकि आप क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है उसको 2 से 3 मिनट में बड़े ही आसानी से आप उसे हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो इस आज के सेशन का पहले क्वेश्चन को देखें दोस्तों। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश हो। तो दोस्तों जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसमें स्पष्ट बताया गया है त्रिभाषिक सूत्र या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। इसमें ये बताया गया है कि पहले हम मातृभाषा पे चर्चा करेंगे, फिर हम क्षेत्रीय भाषा पे चर्चा करेंगे और फिर बाद में हम किसी, जो एक ऑप्शन तौर पे किसी भाषा को हम चुन सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन बोला है मातृभाषा और क्षेत्रीय, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन हम और सारे ऑप्शंस को 1 बाय 1 रीड करेंगे। मातृभाषा और हिंदी, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हिंदी और अंग्रेजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले हमें बच्चे की मातृभाषा को ध्यान में रखना है, उसके बाद हम उसकी क्षेत्रीय भाषा पे ध्यान देंगे, फिर बाद में हम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ओडिया, मलयालम, कोई भी अन्य भाषाएं हैं उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन अगर हम देखें, अंग्रेजी और विदेशी, तो मैं आपको बताऊं अंग्रेजी और विदेशी दोनों के संदर्भ में ही क्या है, नेगेटिव बात कही जा रही है, क्योंकि हम पहले मातृभाषा की ओर आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देंगे और फिर क्या है, हम हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का हम चयन कर सकते हैं। तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम मातृभाषा और हिंदी भाषा की बात करें तो ये क्या है दोस्तों, हिंदी की वजह से हमें सेकंड ऑप्शन को भी रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है दोस्तों कि मातृभाषा कोई और दूसरी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा फिर और दूसरी भाषा है, फिर उसके बाद हम क्या है, हिंदी या फिर
इंग्लिश या और अन्य भाषाओं का चयन कर सकते हैं। इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा दोस्तों रॉन्ग हो गया। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, मातृभाषा को चुनना है पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्षेत्रीय भाषा को चुनेंगे, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश या अन्य भाषाओं का हम चयन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो दोस्तों पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है दोस्तों, व्याकरण पढ़ाने के आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है, ठीक है। अगर हम आगमन की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों इंडक्टिव मेथड। क्या है दोस्तों, ये इंडक्टिव मेथड का मतलब इंडक्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम एग्जाम्पल या उदाहरण से हम रूल की ओर जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है कि ये जो आगमन विधि होता है ये उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, तो इसका आंसर आप तुरंत ही लगा देंगे 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर ही अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम क्या है दोस्तों, बाकी ऑप्शन को भी समझेंगे। जैसे मानकता की बात कही गई, मानकता मतलब क्या हुआ दोस्तों, स्टैंडर्ड। तो इंडक्टिव मेथड में हमें स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन दोस्तों हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। परिभाषा की अगर हम बात करें तो व्याकरण के संदर्भ में परिभाषा ठीक हो सकती है, लेकिन हमें क्या है, नियम के लिए संदर्भ में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है उदाहरण के संदर्भ में। इसलिए क्या है, दूसरा ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। और इसी वजह से हमारा पहला ऑप्शन भी दोस्तों क्या है, रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब क्या है दोस्तों, हम अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं साथ में आप सभी दोस्तों को ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ा करें, ताकि आपके अंदर एक हैबिट डेवलप हो सके। अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे या रियल एग्ज़ाम भी जब देने जाएंगे, तो आपकी जो ये आदत होगी क्वेश्चंस पढ़ने की, सही समय पे आप उसे रीड कर लेंगे और बाकी पोर्शंस के लिए आप समय बचा सकेंगे, ताकि आप पूरा पेपर राइट टाइम पे सही समय पे आप समाप्त कर सकें, और जो आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो संचार माध्यम होते हैं उनका प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में भी मदद करता है। तो हम समझते हैं वन बाय वन, हम पहले ऑप्शन रीड करेंगे, फिर हम इसका जो पॉजिटिव ऑप्शन होगा उसका हम चुनाव करेंगे। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो विभिन्न माध्यमों की जानकारी, अगर आप बताइए सिर्फ जानकारी लेने से क्या हमें समझने में मदद करेगा, तो ये क्या है, जो ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। इस वजह से पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये हमारा रॉन्ग हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें दोस्तों, विभिन्न माध्यमों के उपयोग, जब यहाँ पे संचार माध्यमों का प्रयोग की बात करी गई है, तो क्या विभिन्न माध्यमों की कोई भी बात यहाँ नहीं है। तो ये ऑप्शन ये थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या है दोस्तों, रॉन्ग हो गया। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब क्या है दोस्तों, तो भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम, तो संचार में क्या है, विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, लेकिन हमें उसका उपयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है, माध्यमों का उपयोग से मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे क्या है, समझने से मतलब है। क्या है, समझने से मतलब है। तो हम किस चीज़ को समझ सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम किसी भाषा को ही समझ सकते हैं, या आप कोई पाठ पढ़ रहे हो, किसी भाषा में लिखा है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो हिंदी में हो, या फिर अन्य किसी भाषा में लिखा है, तो हम उसे क्या है, जो उसमें लिखी हुई ये भाषा है उसको समझेंगे। तो उपयोग के संदर्भ में इस वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति, तो हमें क्या, आर्थिक स्थिति की संदर्भ में कोई बात नहीं कही गई है, या समझने के संदर्भ में बात कही गई है। तो ये ऑप्शन भी हमारा, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो इसमें प्रयुक्त भाषा, तो भाषा के संदर्भ, तो प्रयुक्त भाषा है जो भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम, जैसे मास हो गया, मीडिया है, पत्रकारिता है ना दोस्तों। तो जितने भी जो भी समाचार पत्र आते हैं, या जो भी पत्रकारिता होती हैं, इससे संबंधित जितनी भी मतलब जो बुकलेट आती हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका प्रयोग ना केवल सामाजिक संवेदना विकसित करता है बल्कि उनमें जो प्रयुक्त भाषा है उसको समझने में भी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। क्या है, डैश में मदद करती है, ठीक है। तो कहानी के संदर्भ में बात हो रही है दोस्तों। तो व्याकरण समझने, आप ये बताइए, जब कहानियों को विभिन्न शैलियों में लिखा गया है, फिर उस पर चर्चा हो रही है, तो इसमें क्या है, नियम की बात नहीं हो रही है, व्याकरण की बात नहीं हो रही। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों हमारा
वैसे ही रॉन्ग हो गया। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, कहानी के तत्वों को याद करने पे, अगर दोस्तों याद करने की बात है तो हमें क्या है, हमें याद करना है तो मतलब क्या है, रूल्स की बात हो रही है या फिर हमें रोट मेमोरी की बात हो रही है, तो हमें ना तो बच्चे को रोट मेमोराइजेशन पे बल देना है, ना ही हम उसे नियम पे बल देना है ताकि आप याद करो। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें बच्चों को अवसर देने होते हैं, नए अवसर प्रदान करने होते हैं ताकि बच्चा कुछ सीखे और अपने अनुभवों को व्यक्त करे। फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, कहानियों की कमियां बताना, आपको कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है कि बच्चों को क्या है, इस कहानी में ये गलत कहा है, ये गलत है, ये इस पे बात नहीं करनी है, बल्कि हमें कहानियों की अच्छाई बतानी है, उस पर चर्चा करनी है, ताकि बच्चा एक रियल लाइफ सिचुएशन से अपने आप को जोड़ के एक नई समझ डेवलप कर सके। ठीक है ना दोस्तों, इस वजह से क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी दोस्तों ये रॉन्ग है। फिर अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, इसमें लिखा है कहानियाँ रचने, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियाँ रचने में मदद करती है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, अगर हम देखें, पहले आपको पता होगा जो दूरदर्शन चैनल था डीडी न्यूज़ नहीं दोस्तों, जो दूरदर्शन ओनली एक चैनल आया करता था, उसमें क्या था दोस्तों, उसमें शक्तिमान एक क्या है, एक तो दोस्तों क्या है, उसमें जो शक्तिमान एक क्या है, सीरियल एक नाटक आया करता था, जिसमें क्या है बच्चे उसे काफ़ी देखना पसंद करते थे या बच्चों को उसको देखने में काफ़ी रुचि थी। उसमें क्या है, जैसे आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि बच्चे क्या है, अपने आप को शक्तिमान समझ के और फिर क्या है, उस सारे कहानी को अपने आप में ढालते थे, और आप इसको समझ सकते हैं उस संदर्भ में। और बच्चे क्या है, जिस प्रकार से शक्तिमान बुराइयों से लड़ते हुए और अच्छाई पर बल देते हुए जीतता था, उसी प्रकार बच्चे क्या करते थे, अपने आप को शक्तिमान मान के अच्छी बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते थे और बुराइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ना, और शक्तिमान की तरह अपने आप को शक्तिमान कहना और आगे बढ़ना, और अन्य प्रकार की कहानियों का भी इसी प्रकार से रचना करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या है, सही है। कहानियों का विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या है, सेकंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्या है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या है, क्वेश्चन के साथ साथ सारे ऑप्शंस को भी पढ़ें ताकि आपके अंदर एक पढ़ने की हैबिट डेवलप हो सके। संदर्भ में व्याकरण पर किस पर बल देता है, तो हमें व्याकरण पे बताना है कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। तो आप ये बताइए दोस्तों, क्या पाठ के अंत में जो भी लेसन है उसको आपने पूरा पढ़ लिया, उसके बाद क्या है, जितने भी जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसके बिंदुओं को स्पष्ट करना, तो क्या ये सही ऑप्शन रहेगा? आप ये बताइए कि सारे रूल्स रेगुलेशन आपने पढ़ लिए, उसके बाद आप सब कुछ सॉल्व करेंगे तो क्या है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इस वजह से क्या है, आप किसी भी क्वेश्चन का सही उत्तर देने में एक क्या है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी आपके अंदर, ताकि क्या है, इसका उत्तर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये आपके मन में एक मतलब क्या विचार बनेगा, जिस वजह से क्या है, पहला ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। देखो दोस्तों, ठीक है, हम मानते हैं कि अगर आप पाठ के दौरान, तो इसमें बात तो ये सही है, पॉजिटिव पॉइंट है कि पाठ के दौरान, मिड में, पाठ के कॉन्टेक्स्ट में, पाठ के दौरान, पाठ के बीच में, लेकिन इसमें क्या है, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा, तो आपको क्या है, उसकी डेफिनेशन नहीं बतानी है। क्या है दोस्तों, जो परिभाषा है उसकी क्या है दोस्तों, आपको डेफिनेशन नहीं बतानी है, बल्कि आपको क्या है, उसको तुरंत ही वहाँ क्लियर करना है कि आखिर ये किससे रिलेट करता है। ठीक है ना दोस्तों, इस वजह से क्या है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, उसमें लिखा हुआ है, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। तो दोस्तों एक चीज़ आप बताइए कि पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर जो आपकी लैंग्वेज एक्सरसाइज है, उसको क्या है, सिर्फ आपने क्या किया, उसको पूर्ण करवा दिया, कंप्लीट करा दिया, तो क्या इससे क्या है, व्याकरण को मतलब सही डायरेक्शन मिल पाएगी, क्या व्याकरण को बच्चा सही समझ पाएगा? क्योंकि बच्चा तो उसे चीटिंग करके भी सीख सकता है, जैसे किसी बच्चे ने लिख लिया है, दूसरा बच्चा उसे चीटिंग करके कर लेगा, या क्लास में ही बैठे हैं, सिर्फ टीचर ने तुरंत ही पूर्ण करा दिया, कंप्लीट करा दिया, उसको बता दिया ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। तो इससे क्या है, बच्चा जो उसको जो उसको अंडरस्टैंडिंग नॉलेज चाहिए, जो उसे करेक्ट नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज क्या है, उस बच्चे को ज्ञान नहीं मिल पाएगा। इस वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि हमें क्या है, बच्चे को खुद करने का पहले मौका देना चाहिए, है ना दोस्तों। इस वजह से अगर हम फोर्थ ऑप्शन को भी समझें, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, पाठ पढ़ाते समय
प्रसंगवश, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पाठ के दौरान, पाठ के बीच में, मिड में, कॉन्टेक्स्ट में आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में। तो ये ऑप्शन दोस्तों क्या है, सही है, क्योंकि पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना, क्लियर करना, जो भी मिड में आया कि ये मान के चलिए जैसे उसमें कोई ए एन आई है तो आपको ये तुरंत ही बताना है कि आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। इसी हिसाब से क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी बता देना है कि अगर ए एन आ गया है फिर उसके बाद क्या है, हैज़ हैव का यूज़ कब किया जा रहा है, वॉज वर का यूज़ कब किया जा रहा है। तो उसको आपको बताना है कि कौन सी चीज़ प्रेजेंट टेंस से लिंक्ड है, कौन सी चीज़ पास्ट टेंस से लिंक है। और जैसे अगर आप बिल का यूज़ कर रहे हैं, शैल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको पता हो, जैसे मतलब एक शिक्षक को ये पता है और वो तुरंत ही क्लियर कर देगा कि ये भी फ्यूचर टेंस से आ रहा है। तो इस वजह से क्या है, इन सभी बिंदुओं को इस प्रकार से क्लियर करने पे बल देना चाहिए। जो संदर्भ में, जैसे क्वेश्चन में कहा है, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। बाकी दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और सभी दोस्तों से ये भी मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप एक हैबिट डेवलप करें, एक आदत डेवलप करें, ताकि क्या है, आप जैसे जैसे ये क्वेश्चन लिखा है तो उसको क्या तुरंत, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी साथ में पढ़ें, सारे ऑप्शंस को पढ़ें, ताकि आपके अंदर एक अच्छी सी जो पढ़ने की आदत है वो डेवलप हो सके। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्या भाषा शिक्षक, क्या है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि है। अब पृष्ठभूमि क्या है कि मतलब वो उसकी सांस्कृतिक क्या है, उसकी भाषा क्या है, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो कौन सी भाषा को समझता है, इससे जुड़ाव, इससे जुड़ी जो पृष्ठभूमि होती है वो एक प्रत्येक भाषा शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। पहला है आर्थिक व सामाजिक। तो देखो दोस्तों, इसमें सामाजिक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें सामाजिक में क्या है, हमें समाज से हमें क्या लेना देना है कि वो क्या किसी जाति से बिलोंग करता है, नहीं। तो इस पे हमें क्या है, जोर नहीं देना। इस वजह से क्या, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। और यहाँ पे देखो आर्थिक लिखा है, तो आर्थिक में क्या है कि बच्चा क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कि वो मिडिल फैमिली है या पुअर फैमिली है या रिच फैमिली से, तो इससे भी हमें क्या है, कोई मतलब नहीं। तो पहला ऑप्शन तो दोनों ऑप्शन के संदर्भ में ही रॉन्ग है। थर्ड देखें तो सामाजिक और व्यावसायिक, तो सामाजिक से भी बात नहीं है, और व्यावसायिक मतलब क्या है, क्या बिजनेस है बच्चे का, क्या पृष्ठभूमि है, तो इससे भी क्या है हमारा, इस वजह से क्या है, ये सेकंड ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो सांस्कृतिक व आर्थिक, तो सांस्कृतिक सही है कि वो किस संस्कृति की पृष्ठभूमि से बच्चा आता है या बिलोंग करता है, लेकिन आर्थिक की बात हो रही है कि बच्चा रिच है, पुअर है, या फिर मिडिल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से क्या है, फोर्थ ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग है। लेकिन अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे भाषिक और सांस्कृतिक मतलब क्या है, जो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा है उसकी भाषा कौन सी है, बच्चा किस भाषा को समझना पसंद करता है, हिंदी है, संस्कृत है, कोई क्षेत्रीय भाषा है, या फिर वो किस संस्कृति से आता है। तो उस हिसाब से एक भाषिक जो शिक्षक होता है उसको ये ज्ञान होना चाहिए। तो इसका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन है दोस्तों। तो क्या है, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है ना, तो बच्चे की पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए, तो एक शिक्षक भाषिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान एक भाषिक शिक्षक को होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बाकी सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, आप भी क्या है साथ साथ में क्वेश्चन को पढ़ते रहें और सारे ऑप्शंस को भी पढ़ें, ताकि क्या है आपको एक आदत, एक लत लग सके पढ़ने की। सातवीं कक्षा की जब बात हो रही है तो दोस्तों ये क्या है, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के संदर्भ में बात हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं उच्च प्राथमिक स्कूल्स की बात की जा रही है। मैं पढ़ाने वाले ऋषभ, एक टीचर है जिसका नाम ऋषभ है, ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आधारित सरकार द्वारा, तो सरकार ने क्या है एक पोस्टर जारी किया है, उसमें क्या है जल संरक्षण के बारे में चर्चा की है। तो ऋषभ के द्वारा प्रयुक्त सामग्री क्या है, तो ये क्या अनुपयोगी है। आप ये बताइए कि जल संरक्षण, जल की रक्षा करना या जल की बचत करना, उसके डिफरेंट मेथड्स को ढूंढना, अलग अलग मेथड को, अलग अलग जो प्रावधान है, किस प्रकार से हम, जैसे अगर बारिश हो रही है उसमें पानी को हम कैसे बचाएं ताकि क्या है पानी वेस्ट कम हो, तो ये अनुपयोगी है, नहीं, ये उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन तो दोस्तों हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। मनोरंजन की
मनोरंजन की बात करें तो दोस्तों, तो मनोरंजन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, जल संरक्षण की बात हो रही है, यहाँ समझ की एक बात हो रही है। मनोरंजन या अगर यह फिल्म से कोई जुड़ा होता या फिर किसी कॉमेडी से जुड़ा होता तो हम कह सकते थे कि मनोरंजन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, दूसरा ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग हो गया। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब होता है जो क्या है नेचुरल चीज़ नहीं होती है, मतलब कह सकते हैं आप कुदरती नहीं होता है, उसे क्या है बनाया जाता है। तो जो जल संरक्षण है वो क्या है, आर्टिफिशियल है नहीं, तो वो क्या नेचुरल होता है, क्योंकि जो नेचुरल के बिंदु हैं ये, जैसे कि बारिश होना, जैसे कि अगर आप जैसे आपको देखा होगा गांव तरफ जैसे कुआं है तो वो भी नेचुरल है, तो उसमें पानी आना, तो ये सब क्या है, तो इससे इस वजह से क्या है ये कि आर्टिफिशियल से लिंक नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा दोस्तों क्या है, रॉन्ग है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है प्रमाणिक। तो प्रमाणिक इसलिए प्रमाणिक, अब फोर्थ ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचा, तो वो क्या है, ये उत्तर आपका सही है। क्यों है प्रमाणिक का मतलब ये है कि दोस्तों क्या है, सरकार ने जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया कि सरकार ने एक नोटिस किया, सर्टिफाइड किया, कानून से क्या है मोहर लग के आगे ये बात आई है, तो ये क्या प्रमाणिक है। तो प्रमाणिक इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना दोस्तों। बाकी अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें लिखा है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्न उत्तरों पर बल देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं कैसे कैसे प्रश्न उत्तरों पर बल देना चाहिए। पहला है जिनके उत्तर सरल हों। आप ये बताइए दोस्तों, अब जब यहाँ कक्षा 6 से 8 की बात हो या कक्षा 1 से 5 या फिर प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही, तो दोस्तों आपको मैं बताऊं हर बच्चे के आईक्यू लेवल के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक होती हैं, पाठ्य पुस्तक होती हैं, उनकी क्या गणना की जाती है। इसमें क्या सरल की कोई बात नहीं होती है, बच्चों की आईक्यू लेवल से ही वो पुस्तकें डिज़ाइन होती हैं। तो इस वजह से क्या है, पहला ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया। दूसरे ऑप्शन की हम अगर बात करें, इसको हम थोड़ा रुक के देखेंगे। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें जिनका एक ही उत्तर हो, आप ये बताइए दोस्तों, जब एक उत्तर की बात हो रही है तो इसका ये क्या है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे क्या है, एक उत्तर मतलब क्या है, उसको उसको लर्न करना पड़ेगा या फिर आप कह सकते हो उसे रटना पड़ेगा, है ना दोस्तों। इस वजह से क्या है, थर्ड ऑप्शन भी दोस्तों हमारा क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि जो हम जिस पे भी हम चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन के क्या है दोस्तों, मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, ना कि एक सॉल्यूशन हो। ठीक है ना दोस्तों। अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, आप ये बताइए कि बच्चे को रट्टू तोता तो बनाना नहीं है या फिर सिर्फ बुक से देख के उसका एक ही उत्तर निकलता हो। क्योंकि हमें बच्चे को क्या करना है, डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है, जिसका क्या है, जिसके सॉल्यूशन क्या कैसे होने चाहिए, मोर सॉल्यूशन होने चाहिए या फिर मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए, जिससे क्या है दोस्तों, जो उत्तर पुस्तक का उत्तर भी पता हो और बाकी क्या अन्य उत्तर भी पता हो। तो इस वजह से क्या फोर्थ ऑप्शन भी हमारा दोस्तों रॉन्ग है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन जिसके उत्तर विभिन्न हो, विभिन्न मतलब क्या है, बच्चा क्या है डाइवर्जेंट थिंकर है, बच्चा क्या है अपने रियल सिचुएशन को, अपने अनुभव को जोड़ते हुए क्या है अपने उत्तर बताता है। इससे क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी टीचर ने एक एक कोई क्वेश्चन किया और उस हर बच्चे से अलग अलग क्या है उनका उत्तर के लिए मतलब उत्तर के लिए बच्चे को खड़ा किया, तो क्या है बच्चा क्या है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, और जो उसको समझ में आया होगा वो क्या है उसके हिसाब से वो अपने उत्तर देगा, जिसकी वजह से क्या है हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो इस वजह से क्या है, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है, सही उत्तर क्या है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, जिसके उत्तर विभिन्न हो। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसके उत्तर विभिन्न हो। ठीक है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों अब हम आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे क्या है आज के क्वेश्चंस थे। मेरे हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके सीटेट में या टेट में 100+ मार्क्स आएँ तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, मैंने अभी तक सीडीपी और हिंदी पेडागोजी की दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट क्या है दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं और जो ये दोनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें, ताकि क्या है आपके अंदर क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक तरीका डेवलप हो सके और बड़े ही आसानी से आप 2 से 3 मिनट में इन क्वेश्चनों को हल कर सकें। और आप प्लेलिस्ट तभी देख सकते हैं जब दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में आप लाइक भी करें,
शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका दोस्तों आपको एक प्रॉफिट ही है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियो होगी या फिर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो होगी तो क्या है, इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। इसलिए क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।